ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो बना दिए जाएं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के एलिमेंट्स क्या थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पक्का जीरो आएगी। आप चेक करो, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब जीरो इंटू में, अब मैं इसको हाइड करूंगा और इसको हाइड करूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है, इस ब्रैकेट में जो भी आना है आता रहे, बस हमेशा तो मल्टीप्लाई जीरो से ही हो रहा है। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो, किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो, उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू श्योर शॉर्ट जीरो होती है। ठीक है, ये हो जाए या ये हो जाए, करो बेटा कॉपी प्रॉपर्टी नंबर 1। ये सब तुम्हें उसमें यूज होती नजर आएंगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, जो कि हम कल करने वाले हैं। एज सच डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पे प्रूविंग क्वेश्चन जो बनते हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन इसके यूज है एसटीपी में। ठीक है बच्चों। सर जो आपने असाइनमेंट दी थी प्रोबेबिलिटी की, हम्म। उसके अंदर ना जैसे मतलब जैसे हम उसकी बात कर रहे थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके अंदर साइड में ऐसे CUET 2022 2023 लिखा हुआ है, लाइक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट था। एक तो उसमें करना क्या है बेटा, एक तो समझ नहीं आया, थोड़ा डाउट आ रहा है उसमें यार। नहीं, लाइक पॉइजन का मुझे पता नहीं। पॉइजन तो नहीं है कोर्स में बेटा। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर एक दो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था। मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ बेटा, कोई ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाओ बच्चों। बिफोर यू स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, आपको ना कुछ ऑपरेशंस समझने पड़ेंगे ना, ये याद रखना, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 इन ऑपरेशंस के बिना समझ नहीं आएगा। अब मान लो कोई डिटर्मिनेंट है 2579, सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 9 2 18 -35, यानी कि -17 हो गई। अब अगर आप कोई भी दो कॉलम को ऐड करके C1 + C2 कर दें, तो नेचुरल सी बात है, जब आप दो कॉलम्स को ऐड करोगे तो उनका सम भी आएगा, और आपको सम किसी न किसी कॉलम में तो लिखना पड़ेगा। तो मान लो मैंने कॉलम 1 में लिख दिया, तो क्या होता है बेटा, 2 + 5 7 और 9 + 7 हो गया तुम्हारा 16। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा मैट्रिक्स सेम आया, मैट्रिक्स तो बदल गया ऑब्वियसली, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। बट क्या है कि अगर आप इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखें तो वो सेम आने वाली है, चेक करो। 9 7 63 -18, तो अभी भी आंसर -17 आ रहा है। तो मैसेज क्या है, आपको कोई भी दो रोज ऐड करनी है या रोज ऐड करनी, दो को छोड़ो 3 रोज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप दो रोज या दो से ज्यादा रोज ऐड करते हैं, दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम्स को ऐड करते हैं, तो जो सम आएगा वो पार्टिसिपेटिंग कॉलम में लिखो। यानी C1 एंड C2 ने पार्टिसिपेट किया था, तो या तो C1 को चेंज करके नया सम लिख दो, और एल्स आप C2 में भी चेंज कर सकते थे। मतलब आप C1 + C2 चेंज करके C2 में चेंज कर दो, तो भी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करो। C1 विल रिमेन सेम, और जो नया सम आएगा 7 एंड 16 वो यहाँ रख देते हैं। तो इसका मतलब ये फिर से वही आएगा, 7 16 2 32 एंड 7 7 49, चेक करो वैल्यू अभी भी सेम आ रही है। ठीक है बच्चों।
तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं तो पार्टिसिपेटिंग में रिप्लेस कर दो सम को, वैल्यू विल नेवर चेंज, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। ऑन द अदर हैंड अगर आप डिफरेंस करते हैं, ये तो हुआ एक नंबर ना पॉइंट, अगर आप चीजों को डिफरेंस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अब लेट्स से ये 7 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 7 6 42 माइनस 2 यानी 40 है। अब मान लो तुम्हारा मन किया, कोई किसी टाइप की नीड हो गई कि जी R1 में से R2 माइनस करना है, हाँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट आपने पार्टिसिपेटिंग में लिखना है R1 में, तो आपने जब R1 में लिखा, चलो बेटा माइनस करो, तो ये हो जाएगा 7 1 में से माइनस किया 2 6, तो लॉजिकली 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5, और 1 में से 6 माइनस हुआ तो -5। नेचुरल सी बात है कि हमने ये सारा रिजल्ट R1 में रिप्लेस करना था, तो R1 चेंज हो गया, तो R2 रिमेन अनचेंज्ड व्हिच विल बी 2 and 6, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी 5 6 30 और +10, तो 40 आ गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि पार्टिसिपेटिंग दो हैं, R1 एंड R2। अगर आपने ये रिजल्ट R2 में लिख दिया होता, यानी R1 में से माइनस करके R2 को R2 में लिख दिया होता, तो न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आती, साइन अपोजिट हो जाता, यानी 7 and 1 सेम रहेगा, और R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो तो 7 - 2 5 हो गया, और 1 में से 6 गया तो -5। इसका मतलब ये हुआ कि 7 5 35, वो भी माइनस में, और -5 यानी कि -40, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू का नेगेटिव टाइम्स है। तो अब ध्यान से सुनो, कंक्लूड करते हैं पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को। इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। रोज को ऐड करना, रोज को सब्ट्रैक्ट करना, कॉलम्स को ऐड करना, कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना, बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अगर आप कॉलम्स या रोज को ऐड करना चाहते हैं तो आप रिजल्ट हमेशा पार्टिसिपेटिंग में लिखेंगे, वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही। अगर आप रोज एंड कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप करो, लेकिन लिखना आपको पार्टिसिपेटिंग में पड़ेगा, और उसमें भी अगर आपने R1 में से R2 माइनस किया है और आपने डिफरेंस को भी R1 में रिप्लेस किया है तो ही वैल्यू सेम आएगी, वरना वैल्यू सेम आएगी बट अपोजिट एंड साइन दिखा देगा। वन मोर थिंग, अगर आप रोज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। 6 2 12, 5 4 20, यानी कि -8 है। मान लो किसी बच्चे ने R1 को मल्टीप्लाई करके R2 में और लेट्स से R1 में लिख दिया, तो 2 × 5 हो गया 10, 4 × 6 हो गया 24, और 5 और ये 6, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 - 120 which is supposed to be -60। कहाँ वैल्यू -8 आ रही, कहाँ -60 आ रही, तो मुझे सिर्फ वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने चाहिए जिनसे मेरा वैल्यू सेम हो। तो इसका मतलब आप रोज को ऐड करो, कॉलम्स को ऐड करो, पार्टिसिपेटिंग में लिखो तो वैल्यू सेम रहेगी, रोज को सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो रिजल्ट को पार्टिसिपेटिंग में लिखना है, और उसमें भी उस रो या उस कॉलम में लिखना है जहां से सब्ट्रैक्शन हुआ है, यानी फ्रॉम R1 सब्ट्रैक्ट टू R2 तो R1 में ही लिखना है। चलिए अब आप प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है, देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि अगर दो रोज समहाउ किसी डिटरमिनेंट की दो रोज डिट्टो सेम हो जाएं, ठीक है, या दो कॉलम सेम हो जाएं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगी। ऐसे किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अब इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि अगर मैंने इसमें R1 में से R2 माइनस कर लिया होता
और पार्टिसिपेटिंग यानी R1 में रिप्लेस भी कर दिया होता तो मेरे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए होते, बिकॉज R1 में से R2 क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, इक्वल एंड अपोजिट वाली कहानी हो जाएगी। और क्योंकि तुमने डिफरेंस को लिखा भी उसी रो में है जहां से सब्ट्रैक्शन हुआ, तो वैल्यू जो पहले आ रही थी, अगर इसकी वैल्यू 1 लाख आ रही है तो इसकी भी वैल्यू 1 लाख रहेगी। कारण है कि तुमने लिखा उसी में है। फिलहाल इसकी वैल्यू 1 लाख नहीं आएगी, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि दो रोज सेम है। और वो आप देख सकते हो यहां से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, ठीक है, तो वैल्यू 0 आती है। और प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो भी वैल्यू 0 आएगी। प्रॉपर्टी नंबर, ये कर लो बेटा कॉपी ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 कॉपी करो। ये सब तुम्हें कल एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज होती हुई नजर आएंगी। इसके बिना एसटीपी कर ही नहीं सकता कोई। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी दो डिटर्मिनेंट की रोज प्रोपोर्शनल हो जाएं, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज प्रोपोर्शनल हो जाएं, मान लो ये k टाइम्स ऑफ ए, k टाइम्स ऑफ बी, k टाइम्स ऑफ सी, और ये डी ई एफ आ जाए। अच्छा, इससे पहले एक नोट पढ़ना पड़ेगा बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 तब समझ में आएगी जब हमें एक नोट पता हो। तो नोट ये है कि मान लीजिए किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 टू द 20 माइनस 5 यानी 15 है। अगर आपने किसी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो आपने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स ऑफ R1, तो जो नया वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का, ये हो जाएगा 2 टू द 4, 2 5 द 10, 110। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो आएगी 40 माइनस 10 यानी कि 30। आपने R1 को अगर 2 दिया था तो वैल्यू भी डबल हो गई है। ये बात याद रखना, जो भी आप कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट को रोज या कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो नया डिटर्मिनेंट आता है वैल्यू, वो पुराने का उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये डेल्टा वैल्यू है तो ये डेल्टा 2 है। और हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि डेल्टा 2 डेल्टा 1 का डबल, क्योंकि आपने रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है। और यहीं से एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है, आप इसे प्रॉपर्टी नंबर 3 कह सकते हैं, कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर n रोज हैं, n बाई n है तो ऑब्वियसली n रोज तो हैं, तो उस केस में आपके पास, अगर आपके पास R1 भी था, R2 भी था और सोन आपने Rn दिया, यानी आपके पास n रोज हैं और आपने हर, अच्छा इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो लैम्डा है, फिर आपने क्या किया, आपने पूरी मैट्रिक्स को उठा के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करने का मतलब तो ये हुआ कि उसका हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और हर एलिमेंट अगर के से मल्टीप्लाई हुआ तो लॉजिकली तुम्हारा R1 भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, के से, R2 भी के से मल्टीप्लाई हुआ, एंड सो ऑन Rn भी के से मल्टीप्लाई हुआ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी रो को तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नया वाला वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ के आता है पुराने वाली से। यहाँ तुमने के R1 को भी दे दिया, R2 को भी दे दिया, Rn को भी दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि k टाइम्स ऑफ जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट में
पुराने वाले डिटर्मिनेंट में तुमने R1 को k दिया तो वैल्यू k टाइम्स बढ़ गया, फिर तुमने R2 को k दिया, वैल्यू k टाइम्स और बढ़ गया, तुमने Rn ऐसे करके k तुमने n टाइम्स इंट्रोड्यूस किया है तो वैल्यू इतने टाइम्स बढ़ी होगी। तो k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये तुमने सीबीएसई में खूब यूज की है प्रॉपर्टी, और इसका सीयूईटी में भी यूज अच्छा खासा है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ध्यान रखना, कर लो कॉपी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और के कोई कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर है, तो के टाइम्स ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 कॉपी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की रोज या कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे? अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। चेक करो, अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करता हूं तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो दोनों सभी केसेस में k आ जाएगा। इसका मतलब R2 एंड R1 प्रोपोर्शनल है और C2 एंड C1 प्रोपोर्शनल है। बट हाउ दिस वैल्यू विल बिकम 0? तो उसका सिंपल फंडा है, आपने अगर इसको k दे दिया, मान लो तुमने R1 में k इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी वैल्यू जो पुरानी वैल्यू है उससे k टाइम्स बढ़ जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाहर 1/k देना पड़ेगा। भाई अगर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपकी वैल्यू 15 थोड़ी ना आई थी, 30 आएगी। तो 30 को बैलेंस करने के लिए आप वापस 1/2 करोगे ना, ताकि वापस से 15 आ जाए। तो अगर आपने R1 को k दिया तो आपको बाहर k बैलेंस करना चाहिए था ना, क्योंकि उससे वैल्यू k टाइम्स बढ़ गई होगी। चलो अब बताओ, क्या R1 एंड R2 दोनों सेम है? और अगर सेम है तो यू नो इट वेरी वेल, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर कि किसी डिटर्मिनेंट की दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी। कर लो बेटा कॉपी। तो अब हमारे पास एक और रीजन है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होने का, वो भी हम बताते हैं आपको। 3 रीजन तो आ चुके हैं। पहला रीजन क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रोज के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएं, किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएं। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं किसी डिटर्मिनेंट के, तब भी वैल्यू 0 ही आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि अगर दो रोज प्रोपोर्शनल हो जाएं या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो जाएं तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। और प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ऑफ ऑड, ये भी ध्यान रखना, ऑफ ऑड ऑर्डर of odd order, then the value of determinant will be 0। कैसे? कोई भी स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, ये 0 0 हो गया, ये 7 है तो ये -7 हो गया। तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा? तो ऑब्वियसली जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा ऑड ऑर्डर बोला था ना, तो इवन ऑर्डर हो गया तो 2/2 हो गया। ऑड ऑर्डर में सबसे छोटा 1/1 आएगा और 1/1 में 0 बनेगा, तो नेचुरल सी बात है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया। 2/2 ऑड ऑर्डर में नहीं आता, इवन ऑर्डर में आता है, तो 3/3 से जाना पड़ेगा। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ -3 है तो ये 3 है, यहाँ 7 है तो ये 7 है। तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो, अब आप निकाल के देखो तो समझ में आएगा कि 0 इंटू, अब मैं इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, प्लस माइनस प्लस, 0 इंटू करने का कोई सेंस है नहीं। अच्छा आगे आ गया -2, तो -2 में इस, ये रो हाइट है, ये कॉलम हाइट है, तो -2 इंटू 0 करोगे 0, और 3 7 21, यानी 0 -21। और आखिरी वाला है आपका -3। -3 की केस में ये रो ब्लॉक होगा, ये कॉलम ब्लॉक होगा, तो -3 टाइम्स ऑफ, ये आ गया आपका -14, वो 0 है। अब आप खुद ही लगा लो अंदाजा कि ये बनेगा तुम्हारा 42 प्लस में, और ये बनेगा तुम्हारा, दोनों प्लस में कैसे आ गए, -7 -14 3, और ये आएगा -2 और -21। अच्छा खुद, अरे ये बेटा, अगर ये 7 है तो ये -7 होगा ना, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये +14 आएगा। ठीक है बेटा, तो 21 और 2 ये हो गया +42, और ये हो गया -42, आंसर आ गया 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यानी कल को अगर 5/5 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 होने वाला है। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं जिससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब मैंने 0 के पीछे क्यों करा, इतने क्वेश्चंस क्यों कराए, क्योंकि नॉन जीरो के प्रूविंग क्वेश्चन तो सारे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप जीरो बेस्ड प्रूविंग क्वेश्चंस को देखें तो वो हार्डली 2 या 3 स्टेप में खत्म होते हैं, तो वो सीयूटी टाइप सवाल है। तो मैं जैसे कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूं जैसे तुमको। अब मान लो ये वैल्यू अब मैं तुम्हें दूं और पूछूं कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 5 6 7 10 15 20। अब इसके 4 ऑप्शन दे दिए तुमने नीचे, तो क्यों निकाल रहे हो जब ये दिख रहा है कि 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है, 15 को 3 से डिवाइड करो तो भी 5 आता है, और 20 को 4 से डिवाइड करो तो भी 5 आता है। तो वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये तो 0 हो गई। अच्छा चलो ये तो फिर निकाल लोगे तुम, ये तो चलो मैं मानता हूं कि तुम फिर निकाल लोगे। अब मान लो ये आ गया ABC, ये आ गया तुम्हारा DEF, और यहां आ गया तुम्हारे पास B+C, C+A और A+B आ गया। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ के 4 ऑप्शन तुम्हें दे दिए उसने। अगर आप ध्यान से देखो, ABC के अंदर 3 रिजल्ट बनते हैं। वो क्या बनते हैं, तीनों का सम, तीनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें सम वाला लूप अवेलेबल है। आप ध्यान से देखो, B+C है, इसमें A मिसिंग है, तो A यहां से ले लो। C+A है तो B मिसिंग है, वो यहां से ले लो। A+B है तो C मिसिंग हो, यहां से ले लो। तो मैं तो सिंपल एक काम करता, मैं कॉलम 3 और कॉलम 1 को ऐड करता। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करता तो मैं लिखता या तो कॉलम 1 में या कॉलम 3 में, तो मैं कॉलम 3 में लिख लेता हूँ क्योंकि कॉलम 1 तो पहले शरीफ है। ABCDEF, तो ये हो जाएगा बच्चों A+B+C
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब बात को समझो कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को देखूं, अच्छा ये तो वैल्यू 1 नहीं आएगी बेटा, ये तो सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये चेंज करना पड़ेगा बीच में, ये 1 1 1 करो उसको। हाँ भाई, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को देखूं तो प्रोपोर्शनल हो गया, चेक करो कैसे प्रोपोर्शनल हो गया। ए प्लस बी प्लस सी को 1 से डिवाइड करूंगा तो भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी को 1 से डिवाइड करूंगा तो भी वही आएगा, और ये तो आप सिंपल समझो C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हैं, ये करो करो कॉपी करो, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है। तो जीरो वाले क्वेश्चंस ध्यान से रखना बेटा, जीरो के रीजंस याद रखना। जितने भी दुनिया में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 है वो 4 रीजन से 0 है। पहला, तो पहला रीजन ये है कि उसके रो या कॉलम के एलिमेंट 0 हो गए होंगे। दूसरा, रो या कॉलम के एलिमेंट सेम हो गए होंगे, कोई दो रो या तो कोई दो कॉलम सेम हो गए होंगे। तीसरा, प्रोपोर्शनल हो गए होंगे, कोई दो रो या दो कॉलम। और चौथा है कि शायद आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर। चलें आगे। बाकी ये प्रॉपर्टी नंबर ये सब यूज होती हैं, आपको पता ही है, तो तुमने सीबीएसई में यूज की है। क्या नाम है, प्रॉपर्टी नंबर 5 था। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/n है, और बी कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑब्वियसली n/n है, या n/n नहीं भी है, मतलब स्क्वायर ऑर्डर है, इसको हम ये बोलेंगे स्क्वायर ऑर्डर है, मान लो उसका ऑर्डर m/m है, सॉरी। तो ये सब होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि अगर आप a की पावर k का डिटर्मिनेंट पूछ रहे हो, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर k होगा, अगर k इज एनी इंटीग्रल पावर। इसको सीबीएसई में यूज करा है तुमने। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि अगर a और b का मल्टीप्लीकेशन का डिटर्मिनेंट पूछते, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दोनों का स्क्वायर ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, तो आप इसको n ही कर लो। ठीक है, अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करके उनके डिटर्मिनेंट के बारे में बात करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b डायरेक्ट लिखा जा सकता है। और प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहता है कि अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा और जो डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज होगा, वे दोनों सेम एलिमेंट होंगे, सेम नंबर आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहता है, ये सब तुमने सीबीएसई में ऑलरेडी यूज किया है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है, क्या कहते हैं मैं खुद भूल गया, रुक जाओ, करो कॉपी करो जब तक। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जरा इसको। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहता है कि अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, D1 D2 D3 डॉट 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 Dn,
तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कोई और नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है, T1 T2 T3, जो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा। तो एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो कि अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, लेट्स से 2 3 0 0, तो ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 ही तो आ रहा है, विच इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो इसी रीजन से जो नल मैट्रिक्स होता है ऑफ स्क्वायर ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 बोला जाता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इसके सारे 0 हो जाएंगे। इसी रीजन से यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 बोला जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 अच्छे से कॉपी कर लो बेटा। और मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनके जवाब दो। ये लो, क्वेश्चन लिखो। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, x2 2x, और ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है, सॉल्व, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपल है, बाई प्रॉपर्टी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब निकालना कोई बड़ा काम है नहीं तुम्हारे लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, अच्छा दुनिया में किसका क्यूब लेने से 125 आएगा, तो ऑब्वियसली वो 5 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो और ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन है, अगर ए एक्स प्लस 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये बी है, एक्स 2x माइनस 1 2 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो 12 गिवन है। क्वेश्चन में फिर पूछा है फाइंड एक्स। ये जो जीरो वाली प्रॉपर्टीज है ना सारी बेटा, ये तुम्हारे उसमें यूज होती हैं बेसिकली, एसटीपी वगैरह में। हम्म, आंसर बताओ बेटा इसका। तो इसका आ जाएगा आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 12 आ जाएगा, और क्या प्रॉपर्टी से तो सीधे सीधे हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिख रहा है साफ साफ, एक्स प्लस 4 माइनस 6, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिख रहा है 5x माइनस 4x प्लस 2, और इनका मल्टीप्लीकेशन 12 आना है। तो x माइनस 2 तो ये हो गया, और 5x में से 4 गया x, और प्लस 2 ये हो गया। ये तो फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और x इक्वल टू प्लस माइनस 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
determinant of A is 2, determinant of B is 3, A स्क्वायर और B क्यूब का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो सिंपल है, A स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इंटू B क्यूब का डिटर्मिनेंट, और बाय पावर रूल A डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ B की पावर 3, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का क्यूब हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, आंसर 108 आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो, प्रॉपर्टी नंबर 10 पे जा रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये कहता है भाई कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर लिया जाए तो वैल्यू जो होगी नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इस टाइम वैल्यू इसकी 2 है, -15 यानी कि -13। तो अगर मैं सिर्फ R1 को इंटरचेंज कर दूं R2 से, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वो 5123 हो जाएगी, और उसके इसमें 15 - 2 13 आएगा। तो आज के बाद अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो तो याद रखना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगी। अब अगर आपने सॉरी 0 कह रहा हूँ, नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी। अब मान लो कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दिया तो डेल्टा 1 देख सकते हो, डेल्टा 2 का नेगेटिव टाइम्स है। अब कॉलम 1 को तुमने कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दिया तो 1352, तो इसका मतलब ये नया डिटर्मिनेंट आ गया और इसकी वैल्यू आ रही है 2 - 15 यानी वापस से -13। तो अगर आप डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर नजर आएगा कि डेल्टा 2 डेल्टा 3 का नेगेटिव टाइम्स है। तो कोई भी दो रोज आपस में इंटरचेंज करो और कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कंफर्म बदल जाएगा, इंटरचेंज होके पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी कॉपी कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 10 है ये। प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 ये कहता है कि मान लो तुम किसी डिटर्मिनेंट को अब जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है, 6 टू द 12 माइनस यानी -2 आ रही है। अब आपका मन आया और आपने इस कॉलम को कुछ इस तरीके से लिख दिया 2 5, अच्छा 3 को लिख दिया मैंने ऐसे ही 1 + 2, और 6 को लिख दिया मैंने मान लो 7 - 1, और इस कॉलम को मैं अब स्प्लिट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कॉलम टूट जाए, तो मेरे दो डिटर्मिनेंट नए बनेंगे। एक में दिखेगा 2 5 और इसके पहले पहले कॉम्बिनेशन,
यानी 1 and 7, और एक में देखेगा 2 5 और एक दूसरा दूसरा कॉम्बिनेशन विच इज 2 1। अब मुझे बताओ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 14 - 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में तो 2 - 10। तो 14 में से 5 गया 9, और 2 में से 10 गया -8। आप चेक करो इसकी वैल्यू। 2 में से 8 2 गया 8। चेक करना है, पहले गलत निकाली थी, अब गलत निकाली है। तो 6 दूनी 12, 5 3 15, 15 में से 12 गए 3 होता है यार। अच्छा, तो उसके बाद 7 दूनी 14, 5, 14 में से 5 के 9, ठीक है। तो सेकंड मैट्रिक्स में -1 होना चाहिए। हाँ, ये -1 सही करिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी -2 और -10, यानी -13। तो -13 और अभी और नया पंगा खड़ा हो गया। -12 आई ना। 12 में से 9 गया कितना होता है बेटा? -3 ही तो होता है। तो वैल्यू देखो सेम आई। तो अगर आप किसी भी कॉलम को या रो को स्प्लिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सम, तो मैंने इनका सम निकाल लिया। ये एक मेरा डिटरमिनेंट बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया, और ये वाला एक बन गया। इन दोनों के डिटरमिनेंट के सम वैल्यू वही आएगी जो पहले थी। इसके अलावा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ, ये कर लो कॉपी ना, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 12, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, so on, A1n, A21, A22, A23, so on, A2n, AN1, AN2, AN3, so on, ANN। अगर मैं इसमें A11 को उसी के कोफैक्टर C11 से मल्टीप्लाई कर दूं, A12 को उसी की कोफैक्टर C12 से मल्टीप्लाई कर दूं और सम ले लूं, A13 और C13 इन सब का करते 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 किसी भी एक रो के एलिमेंट लेके उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, तो जो सम होगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 12 है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 13 ये भी कहता है कि अगर आपने किसी एक रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से, मान लो इसके कोफैक्टर यूज कर लेते हैं, यानी C121, C22, C23, C2n, तो जो नया आंसर आएगा वो 0 आएगा। अच्छा, 0 के लिए ये भी याद रखना रीजन ना, प्रॉपर्टी नंबर 13 भी एक 0 के लिए रीजन है। प्रॉपर्टी नंबर 14,
अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन यानी यूनिट मैट्रिक्स आता है। और ये हमने सीबीएसई में यूज की हुई है, तो लिख ही लो सिर्फ, ये तो तुमने कई बार यूज की है। और प्रॉपर्टी नंबर 15 भी तुमने सीबीएसई में यूज की हुई है कि किसी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस क्या आता है, 2 आता है, 1 आता है, 1 आता है ना। गुण ये शेयर कर दे इनके साथ जरा, वो शीट जो वो सॉल्व पब्लिकेशन की है ना, तो क्वेश्चन बैंक ओके इसमें सर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाली शीट इनके साथ शेयर कर दे। ये हल्के फुल्के क्वेश्चन है बेटा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब प्रूविंग क्वेश्चन तो बहुत गंदे हो जाते हैं, वो उतना थोड़ा डिटर्मिनेंट में। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सारी, क्योंकि वो एसटीपी में काम आएंगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। और वैसे तुम्हारे जो है प्रूविंग क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। जो है वो बहुत सीधे सीधे हैं। जरा शीट शेयर कर, मैं कराता हूँ एक दो क्वेश्चन तेरे को। और बिजी शीट अच्छा आ गई। अब जैसे सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है, इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। वन कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, वन कॉस थीटा, -1 माइनस कॉस थीटा, और फिर से 1। अगर ये कंफर्म है कि थीटा 0 से बाहर कभी नहीं गया और 2 पाई से छोटा रहा, 2 पाई तक रहा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 4 ऑप्शन बताइए। प्लस माइनस प्लस 1 इंटू में 1 इंटू 1 यानी ये वाला और ये वाला, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा में ये वाला और ये वाला, तो इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस थीटा, और इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा, और 1 इंटू में इसको, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। बस इसके थ्रू निकाल देंगे इसकी वैल्यू। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये -2 कॉस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ओवरऑल 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो देखा जाए कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई है
तो cos थीटा मे वेरी फ्रॉम -1 to 1, लेकिन तुम cos थीटा में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तुम cos स्क्वायर थीटा में इंटरेस्टेड हो। तो अगर तुमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैक्सिमम आंसर 1 आएगा, लेकिन लोएस्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा अभी भी। और अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेके 4। ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट गलत निकाला क्या आपने, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। क्वेश्चन में था 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा -1 माइनस cos थीटा 1। ठीक है जी। इसमें ये हाइट और ये हाइट 1 और प्लस cos तो ये सही है। माइनस cos में ये हाइट माइनस cos और 1 माइनस cos और ये, अच्छा ये प्लस हो जाता है यार, ये प्लस हो जाता तो कैंसिल हो जाता, तो ये सेक्शन खत्म हो जाता। अच्छा लास्ट वाला भी चेक कर लो, ये और ये प्लस cos स्क्वायर और +1, ये भी +1 आएगा, ये +1 आएगा। ठीक है, ये चेंजेस आ रहे हैं थोड़े से क्वेश्चन में। ये आ जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर और cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा +1 +1 2। अब क्योंकि cos की वैल्यू -1 से 1 होती है फॉर द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई, इसका मतलब ये 0 से 1 होगा, इसका 0 डबल कर लेंगे तो भी 0 से 2 होगा, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2 से 4 होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आपको पता है ये डिटरमिनेंट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 4 ये सब तो उसके हैं एडजॉइंट के। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। अगर आप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं तो उसमें पूछ रहा है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा। नहीं, लेकिन उसमें बी कहाँ है, रुको मैंने कुछ क्वेश्चन भूल कर पढ़ लिया। अच्छा, बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए कोई मैट्रिक्स है, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, और बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बी कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है जी। कहता है फिर ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा। क्या होना चाहिए बताओ। सर बी होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सिंपल है, जो भी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो दिख रहा है, वो तो यहां से निकाल सकते हैं, इसके थ्रू निकाल लो। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो पहले दो एलिमेंट तो 0 है, तो बस ये आखिरी वाला चेक कर लो, ये वाला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा है भाई तुम्हारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा है। सही कह रहे हो बेटा। अगर ये 1 है तो ऑप्शन देखो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी का आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ रहा है, विच इज सेकेंड ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 सीधा प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन नंबर 6 सीधी प्रॉपर्टी है। काम करो, इसको करो अपने आप ना,
और मुझे कल बताओ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें तंग कर रहे हैं। कोई नहीं, डिटरमिनेंट में क्लास और लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे तुम्हारे करने से समझ में आएगा कि तुम कहाँ अटक रहे हो। कोशिश करना कि जो सीयूटी में आए हुए क्वेश्चन से सिर्फ उन पे ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी मेरी 2 क्वेश्चन में नजर पड़ी है इसके ऊपर, जो अगर मैं करने बैठूं, अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर मैं दिखाता हूं तुमको, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे नहीं लगता कि कोई सीयूटी पूछ सकता है। करके बताओ बेटा मुझे ना, कौन कौन से क्वेश्चन अटक रहे हैं, फिर कल हेल्प करूंगा तुम्हारे इन क्वेश्चंस में। ये शीट जो शेयर की है इसने गुन्ने, इसको करो, बताओ कौन कौन से क्वेश्चन, सर्कल करके बैठना कल मेरे साथ। एसर्शन रीजन भी आता है क्या? ये सीयूटी में आते हैं एसर्शन रीजन? आते कि नहीं आते? ये कहाँ से दे रखी इसने एसर्शन रीजन? एसर्शन रीजन भी आते हैं एग्जाम में? ये तो मेरे पास, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि एसर्शन रीजन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कुछ 30 एक क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके अंदर मुझे, एसर्शन रीजन को छोड़ के। हाँ 30 क्वेश्चन है, इन 30 क्वेश्चन को करो और बताओ कहाँ फंसे हो। ठीक है, फिर मैं उनमें हेल्प करता हूँ तुम्हारी। अभी के लिए गुड नाइट, मीटिंग छोड़ सकते हैं बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।